एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स, जो बीएड के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। टीचिंग ऑफ आर्ट्स का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर मैं आपको टीच करने जा रही हूँ। और जिस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत की कला। प्राचीन भारत की कला क्या है? हम सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारत की कला, जो हमारे टॉपिक का नाम है, हम भारत के निवासी हैं। उसमें जो कला है वो सदियों पुरानी है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कला क्या है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कला क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ से मिली है और इसकी शुरुआत कब से हुई है। जब तक हमें यही नहीं पता कि कला की शुरुआत कहाँ से हुई है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि कला क्या है। हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को भी जिस चीज से हमें प्रसन्नता भी प्राप्त हो रही है, वो एक कला है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या वो कला नहीं है? ये भी एक कला है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई बच्चा नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है। एक छोटा सा बच्चा भी जब रो रहा होता है तो वो कोई ना कोई धुन सुनकर चुप हो जाता है या खुशी से नाचने लगता है। तो वो क्या है? एक कला है, जिसके कारण इससे हमें क्या मिल रहा है कि कला क्या है? जो हमें आनंद प्रदान कर रही है, खुशी दे रही है, वही एक कला है। कला क्या है? हमारे भावों को, विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हमारे अंदर मानव शरीर में बहुत सारे विचार छुपे हुए होते हैं, जिसे मानव पहचान नहीं पाता। अगर वह पहचान पाता है तो भी उसे सही रूप देता है। पहचान पाने के बाद उसको सही उपयोग करना या उसका सही रूप दे पाना, खाली पहचानने से कला नहीं गिनी जाएगी। खाली पहचानने से कला नहीं बनी जाएगी। मुझ में है, मैं कहती हूँ कि शायद मुझ में चित्रकला की है, मैंने उसे पहचान लिया कि मुझे चित्र बहुत अच्छे लगते हैं या मुझे चित्रकला में रुचि है, लेकिन मैं उसको पहचान रही हूँ, देख रही हूँ, कर भी सकती हूँ, लेकिन उस कार्य को कर नहीं रही हूँ, तो वो क्या है? कला में नहीं आएगा। जब तक मैं उसका एक रूप तैयार नहीं करूंगी, जब तक मैं उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करूंगी, तो वह कला नहीं होगी। एक सुनार के पास सोना भी है और औजार भी है। अगर वह उससे सोना भी है और औजार भी है, एक कुम्हार के पास मिट्टी भी है और उसको बनाने के लिए औजार भी है, अगर वो उससे उसकी कोई शेप नहीं बना रहा है, तो वो कला नहीं है। मन में वासनाएं तो हैं कि उसको उजागर करना चाहूं, मन में वासनाएं तो हैं कि उसको उजागर करना चाहूं, लेकिन उसको उस कार्य को सही रूप प्रदान नहीं कर रहा है। तो अगर वह उसको सही रूप प्रदान करता है तो वही कला है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक प्रकार की कला है, दो प्रकार की कला है। कला की गिनती ही नहीं है कि कितने प्रकार की कला है। पुराने शास्त्रों में किसी में 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं, किसी में 72 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं, तो किसी के अंदर 86 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन अलग अलग दिया गया। खाना बनाना भी एक कला है, नृत्य करना एक कला है। हमारे प्रदेश के अंदर तो बहुत पुरानी है, भारत देश के अंदर तो कला का जो विकास है बहुत ही पुराना है। इसका मेन अस्तित्व मैं ये भी कह सकती हूँ कि कला क्या है? कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। मानवीय जो हमारी भावनाएं हैं उसकी सहज अभिव्यक्ति है। उसको सहज किया हुआ एक रूप प्रदान करना है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका अनुकरण करके उसका एक रूप हम तैयार कर देते हैं, तो वो क्या है? कला है। तो कला को हम बांट नहीं सकते कि कितनी कलाएं हैं, कितने प्रकार की हैं, क्या कुछ है।
इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा प्राचीन की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम प्राचीन भारत की तरफ लेकर जा रहे हैं अपनी कला को, कि किस तरीके से हमें कला की ओर, हमारे देश में ये कला कैसे आई और कैसे कितनी धीरे ये विकसित हुई। इसके बारे में आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्य इस धरती पर सर्वोत्तम प्राणी है। मनुष्य जो है वो इस धरती के ऊपर सर्वोत्तम प्राणी है। क्यों? क्योंकि उसमें सोचने की, विचारने की, पैदा करने की, कल्पना करने की शक्ति विद्यमान है। वह क्या कर सकता है? सोच सकता है, विचार कर सकता है और कल्पना कर सकता है। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके, वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते किसी भी वस्तु का नया निर्माण कर सकता है। क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है वो क्या है? एक सर्वोत्तम प्राणी है इस धरती के ऊपर। आदि मानव के काल को अगर हम ले लेते हैं, आदि मानव के काल को अगर हम ले लेते हैं कि आज से अगर हम 5 लाख साल पहले, 7 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले अगर हम जाकर देखते हैं कि शायद इस सृष्टि का जब जन्म हुआ तब की हम बात कर रहे हैं, तब क्या था कि कला का विकास कब से हुआ? आदि मानव के समय से कला का विकास हुआ, ये कहा जाता है। या मनुष्य का जब विकास हुआ, मनुष्य का और कला का विकास एक साथ ही हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि जब मनुष्य ने जन्म लिया तो उसने सोचने की, विचारने की, कल्पना करने की शक्ति उसमें ऑलरेडी विद्यमान थी। तो उसने क्या किया? जब उसके अंदर वो शक्तियां थी तो सृजन करने की, रचना करने की शक्ति उसमें है ऑलरेडी। जब वो सृजन कर सकता है, रचना कर सकता है किसी चीज की, तो क्या था? उसकी भावनाएं थी जो उसने उसको सृजन रूप प्रदान किया और आगे की ओर बढ़ा कि मैं किसी भी चीज से बचाव भी कर सकता हूं, आगे की ओर बढ़ भी सकता हूं और कर भी सकता हूं। कला के साथ जो हमारा प्रेम है वो तब से है जब से ये संस्कृति विकसित हुई है। कला से हमारा प्रेम उतना ही पुराना है जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। क्या कहा जा सकता है? कला के साथ जो हमारा प्रेम है वो कब का है? जब से ये संस्कृति बनी है। कला का संबंध जो है वो किससे है? हमारी ज्ञानेंद्रियों से है। कला का संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से है। मानव का संबंध क्या है? ज्ञानेंद्रियों से है। मानव शरीर, जब हमारा जो शरीर है वो ज्ञानेंद्रियों के बिना अधूरा है। मानव शरीर जो है वो क्या है? ज्ञानेंद्रियों के बिना अधूरा है। तो क्या है? मानव का जो जीवन है, मानव का शरीर ज्ञानेंद्रियों के बिना अधूरा है और मानव का जो जीवन है वो किसके बिना अधूरा है? कला के बिना अधूरा है। अगर हमारे जीवन में कला नहीं है तो हमारा जीवन नीरस है, बेरंग है, आनंद नहीं है। और जब इस जीवन में आनंद नहीं है तो ये जीवन बेकार है, इस जीवन का कोई मोल नहीं है। तो कला से ही हमारा जीवन है। आदि मानव के टाइम को अगर हम लेते हैं तो आदि मानव और जंगली जानवर में कभी कोई फर्क नहीं था। अगर हम कला को आदि मानव के जीवन से अलग करते हैं तो जंगली जानवर और आदि मानव में कोई फर्क ही नहीं था। सिर्फ उसने इस कला को जोड़ा, आगे की तरफ बढ़ा, तो ही ये चीज हमारे आगे आई है। कैसे आई है? आदि मानव ने अपनी सोचने की क्षमता के ऊपर अपनी कल्पना को एक रूप दिया, धीरे धीरे वो रूप आगे की तरफ बढ़ता चला गया, तो कला का विकास हुआ, हम ये कह सकते हैं। जैसे आदि मानव जब था तो गर्मी सर्दी से बचाव के लिए उसने क्या किया? सबसे पहले कि जो पशुओं की खाल थी उसको ओढ़ना, पहनना, बिछाना शुरू करा। अपने बचाव के लिए ही ये कार्य उसने शुरू किया है ना। ओढ़ना, बिछाना और पहनना उसने शुरू कर दिया। आज भी अगर हम माने आदि मानव का काल हम कह रहे हैं,
अगर हम आज भी इस बात को मानते हैं तो आज भी हम ये कह सकते हैं कि शेर, चीता, हिरन, इनकी खालों से बहुत ही कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं और इनका अभी भी हमारी प्रचलन है। एक समय था, एक ऐसा भी समय था जिसकी जब आदि मानव का जो टाइम था, जब उसका संबंध किस चीज से था? एक प्रकृति से था, एक जंगली जानवरों से था, और किसी चीज से उसका संबंध नहीं था। ना उनका आपसी कोई इतना रिलेशनशिप था, ना ही कुछ और चीज की तरफ वो आगे बढ़े हुए थे, ऐसा कुछ था। उसका जो था वो किससे था? जंगली जानवरों के साथ रिश्ता था या फिर प्रकृति के साथ रिश्ता था, जो उसकी पेट की भूख को मिटा सकते थे। धीरे धीरे इसका प्रवचन बदला और आदि मानव आगे की ओर बदला। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इसका जो इतिहास है वो किस समय का है, किस तरीके से है, जो पुराना इतिहास है उसको हम किस नाम से लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे प्राचीन भारत की कला है उसका प्राचीन इतिहास जो है वो क्या है। सबसे पहले हमने जो पॉइंट लिया है वो हमने पॉइंट लिया है इतिहास। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? आज से करीब हमारी जो हिस्ट्री शुरू हुई है, जिसको हम प्री हिस्ट्री काल भी कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जिस समय में जो भी हमें चित्र मिली है या कुछ भी मिला है कि इस समय तक क्या हुआ था, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ भी लिखने पढ़ने का आविष्कार नहीं हुआ था। वो कौन सा काल था हमारा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हमने कितना समय माना है कि हमारी ईसा पूर्व से करीब 4 लाख से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व के समय को हमने ईसा पूर्व का समय माना है, जिसको हमने प्रागैतिहासिक काल के अंदर माना है। दूसरा आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, उस काल के अंदर क्या है? लिपि बनी तो थी, उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा तो है, जो भी हमें अवशेष मिले हैं उसके अंदर लिखा पढ़ा तो गया है, कुछ उन्होंने लिखा है, लेकिन उसे हम अब तक भी पढ़ नहीं पाए हैं कि उन्होंने क्या लिखा गया है, कि हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आ रहा है ऐतिहासिक काल, मतलब कि हिस्ट्री, जिसमें लिपि का आविष्कार हो चुका था और जिसे हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि कौन से काल का है, क्या लिखा गया है, क्या पढ़ा गया है। तो वो आ रहा है हमारा ऐतिहासिक काल। इस तरीके से हम अपने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं कला के आधार पर: प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री के जो 2 पार्ट हैं, इसीलिए हमने ऐतिहासिक काल जो हमारी हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल को जो हमने लिया है वो किसमें लिया है? प्री हिस्ट्री में काउंट हुए हैं। इससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी हम आगे 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। वो हमारे हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। कौन से हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की जो समय अवधि है वो कौन सी है? पूर्व पाषाण काल की जो समय अवधि है वो है हमारी 4 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो कौन सा है? पूर्व पाषाण काल का समय है। पूर्व पाषाण काल का समय कौन सा लिया गया? 4 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व का जो हमने समय लिया है वो कौन सा है? पूर्व पाषाण काल। इस काल को पोलियोलिथिक
के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से दूसरा काल जो हमारा है, इसके बाद का जो समय हमारे पास आया है वो है मध्य पाषाण काल, जिसको हम मेसोलिथिक के नाम से बताते हैं, जिसको हम मेसोलिथिक के नाम से बताते हैं। इसका जो समय अवधि है वो अवधि है हमारी 12,000 से 4500 ईस्वी पूर्व। 12,000 से 12,000 से कितने पूर्व है? 4500 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है? जब हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से पहले का समय, प्री हिस्ट्री का जो समय है उसको हम ईस्वी पूर्व कहते हैं। इसके बाद है हमारा नवपाषाण काल, जिसको हम नियोलिथिक भी कहते हैं, जिसको हम नियोलिथिक भी कहते हैं। इसका जो समय पीरियड है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में हुआ है। तो इसके समय पीरियड को हम लिखते हैं 5,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व। 5,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व जो हम समय लिख रहे हैं वो कौन से काल का है? नवपाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक। अब है इसके थोड़े डिफाइन करते हैं कि किस समय में कला का, ये हमने समय बताया है। अब हम कर रहे हैं कि इस समय में हमारे पास कौन सी कलाएं विकसित हो चुकी थी, इसमें आते हुए हम कहां तक बढ़े और इसमें आते हुए हम कहां तक बढ़ गए हैं, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, पोलियोलिथिक जिसे कहते हैं, यह है हमारा 4 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व का समय, जो आदि मानव का समय था। इसको भी हम आगे 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं समय के अनुसार? पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा है वह इसका नव पूर्व पाषाण काल। इनको समय के अकॉर्डिंग हम 3 भागों में बांटते हैं। किस तरीके से बांटते हैं? पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और नव पूर्व पाषाण काल। समय के अनुसार इसको हमने भी आगे 3 भागों में बांट दिया गया है। जो पहले का समय था आदि मानव का, शुरू में तो उसने क्या किया? सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर अपना काम करना शुरू किया। लैंग्वेज कौन सी आई उसकी सबसे पहले? हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उसने कौन सी लैंग्वेज का आविष्कार किया? कहा जाता है कि सबसे पहले चित्रकला जो थी वो हमारी इस धरती पर आई थी। कौन सी आई थी? चित्रकला। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि एक इंसान सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए या अपना जानवरों का शिकार करने के लिए किसी भी तरीके से चित्रकला को तो नहीं लेकर आया होगा। सबसे पहले उसने, मेरे ख्याल से उसमें सांकेतिक भाषा आई है। सांकेतिक भाषा कैसे आई है? कि संकेत देते थे एक दूसरे को, दूसरों की आवाजें निकाल कर। इस समय के अंदर आदि मानव ने क्या किया था? थोड़ा बहुत गुफा में रहना शुरू कर दिया था अपने आप को बचाने के लिए। सबसे पहले उसने क्या देखा कि जंगली जानवर उन्हें काट के खा जाते थे या इस तरीके से थे, तो उनमें सोच की शक्ति थी, समझ की शक्ति थी। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को बचाने के लिए गुफा में रहना शुरू कर दिया। जब वो गुफा में रहना शुरू हुए, लेकिन उनकी मिलजुल कर रहना शुरू किया। उनकी जो जनसंख्या होती थी मिलजुल कर रहने की, वो कितनी होती थी? 8-10 से लेकर 15 मनुष्य तक एक गुफा में इकट्ठे रहते थे। उस गुफा के एक रास्ते को वो क्या करते थे? पत्थरों से बंद कर देते थे, ताकि कोई जानवर उस एक साइड से आ ना सके। इस तरीके से पूर्व पाषाण काल के अंदर, जो पूर्व पाषाण काल था उसके अंदर चल रहा था। थोड़ा सा और आगे बढ़े, समय जो बदला, मध्य पूर्व पाषाण काल के अंदर आए, तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा और इंक्रीज हुई, तो यहां पर चित्रकला का आविष्कार हुआ। चित्रकला में इस टाइम में क्या आया
कि गुफा के अंदर है या दूर होते हैं, जब मानव की जनसंख्या बहुत कम थी, जानवरों की जनसंख्या, जंगली जानवरों की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने आगे क्या करना शुरू किया इसके अंदर कि हम आगे वाले को थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। तो आगे की तरफ जब वो बढ़ने लगे तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को आगे दिखाने के लिए, किसी भी तरीके से आगे की तरफ बढ़ने के लिए उन्होंने चित्रकला का आविष्कार किया। उनका चित्रकला करने के लिए उनके पास ना तो देखो ब्रश था, ना पेंट था, ना कागज था, तो वो किस तरीके से करते थे? जो उनका तल था वो क्या था? चट्टानी, जो भी पहाड़ है या कुछ भी है, चट्टानी थी, वो उनका तल था। तल के ऊपर जो उन्होंने काम करना था, लिखना था, वो किससे लिखा? उन्होंने कोयले से, सफेद पत्थर से, इन चीजों से चित्रकारी करनी शुरू कर दी। उनकी जो चित्रकारी थी वो ज्यादा अच्छी सी नहीं थी, बना नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, तो वो किस तरीके की चित्रकारी करते थे? जैसे कि उन्होंने भैंसे की चित्रकारी की गई है, तो वो उन्होंने इस तरीके की चित्रकारी की गई है। इस तरीके की हमें कुछ चित्र उनके अंदर मिले हैं। मानव शरीर के जो उन्होंने चित्र दिखाए हैं वो किस तरीके के हैं? ऐसे, जिसे हम स्टिक ड्राइंग आज कह सकते हैं, रेखांकन के द्वारा दिखाए हैं। तो इस तरीके के चित्रों की कुछ हमें शेप्स मिली हैं। ज्यादा इस चीज को हम इस टाइप की शेप्स हमें ज्यादा मिली हैं कि ओपन नहीं है। ये शेप्स हमें वहां पर दिखाई गई है जो पूर्व पाषाण काल के अंदर हमें मिली है। उसके बाद आगे हम मध्य पाषाण काल के अंदर। एक चीज और है, पूर्व पाषाण काल के अंदर जब लास्ट का समय था कि नव पूर्व पाषाण काल के अंदर आग का आविष्कार भी यहाँ पर मानव कर चुका था। आग का आविष्कार भी मानव कर चुका था। इसके बाद आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के अंदर जो मानव था उसने क्या किया? गुफाओं से कबीले में रहना शुरू कर दिया। जब वो कबीले में रहना शुरू हो गया, चित्रकारी में थोड़ा सा और भी आगे की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है वो अब तक किससे की गई है? काले और सफेद रंग से की गई है। मध्य पाषाण काल में आते हुए इसने लाल, पीला, काला और सफेद, इन 4 रंगों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। खड़िया, रेतमा, रामगज और इन चीजों से इन्होंने चित्रकारी करनी शुरू कर दी। लेकिन जो इनकी चित्रकारी थी वो किसकी थी? सिर्फ आउटलाइन तक ही सीमित थी, सिर्फ रेखांकन तक ही सीमित थी। जब ये नव पाषाण काल में मानव आया, जब मानव थोड़ा सा और आगे बढ़ा, नव पाषाण काल में जब वो बढ़ा, तो उसने क्या किया? चित्रकारी में थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा। इसके अंदर एक गेहुआ रंग भी ऐड हो गया। मतलब कि उसमें लाल, पीला, गेहुआ, काला और सफेद, ये 5 रंगों से इसके अंदर चित्रकारी मिली है। इसके पुराने अवशेष हमें काफी हद तक मिले हैं। पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हमें? कैमूर की पहाड़ियों में, जो मिर्जापुर के निकट है, वहां पर हमें इसके अवशेष मिले हैं। रायगढ़ क्षेत्र में भी, कबरा क्षेत्र में, रायगढ़ के कबरा क्षेत्र के अंदर हमें मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं। लेकिन यहां पर आते हुए उसने क्या किया? यहां पर आते हुए उसने कुछ हथियार बना लिए। हथियार उसने यहां पर भी बनाए थे, पूर्व पाषाण काल में भी हथियार बनाए थे, मोटे मोटे थी, ऐसे थे, हड्डियों से जो बनाना था। यहाँ पर आकर उन हथियारों को थोड़ा सा घिसकर उसकी नोक बनानी शुरू कर दी मध्य पाषाण में, और नव पाषाण काल में आके उसने क्या किया? एक सुई तक का निर्माण कर लिया और यहाँ पर उसने कृषि भी करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर आकर उसने एक चीज का और था, एक जानवर को, पालतू जानवर भी बना लिया था। वो जानवर कौन सा था? कुत्ता। कौन सा जानवर था वो? कुत्ता। मतलब कि इस सृष्टि के ऊपर सबसे पहले जो पालतू जानवर बना है हमारी सृष्टि पर, मानव ने जिसको बनाया है वो है कुत्ता, डॉग। इस तरीके से हमने इसके ऊपर कार्य किया है। नव पाषाण काल ये हमारा भारत का प्राचीन इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल जो हमने आज पढ़ा है। इसके बाद का जो इतिहास है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।